Hello everyone, I hope you all are doing great, and today we are going to discuss chapter number 1 of Indian economy, that is Indian economy on the eve of independence. बेसिकली क्लास 12th इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर नंबर 1 है आपका, पार्ट नंबर 1 जो आपका इंडियन इकोनॉमी है उसका चैप्टर नंबर 1 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई होप ये आप लोगों के लिए वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपकी स्टडी को कंटिन्यू करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार इस टॉपिक को, और ये वीडियोस आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मिलती रहेंगी और जिसके अंदर हम कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी को और मैक्रो इकोनॉमिक्स को करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं हम इंडियन इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम बात कर रहे हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी, जब हमारा जो कंट्री है वो आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारी कंट्री की कंडीशन क्या थी, राइट। तो आइए एक बार इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए बात हमारे यहाँ से शुरू होती है, जो मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक हमारा शुरू होता है प्रायर टू ब्रिटिश रूल। प्रायर टू ब्रिटिश रूल, आपको पता है ब्रिटिशर्स ने रूल किया था इंडिया पे। तो इंडिया पे रूल करने से पहले भी एक इकोनॉमी की कंडीशन थी और रूल करने के बाद भी एक कंडीशन थी जो हमने फेस किए। तो पहले की अगर हम बात करते हैं प्रायर टू ब्रिटिश रूल, तो इंडियन इकोनॉमी कैसी थी उस समय। इंडियन इकोनॉमी बहुत ही वाइब्रेंट थी, हम भी जानते हैं, और प्लस प्रोस्पीरियस इकोनॉमी थी, ठीक है। एक ऐसी इकोनॉमी जिसको आप ये कह सकते हो, अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं, बेसिकली हमारी कंट्री कैसी थी, सेल्फ कंटेन्ड थी, सेल्फ कंटेन्ड रूरल बेस्ड इकोनॉमी थी। आप ये कह सकते हैं सेल्फ कंटेन्ड रूरल बेस्ड इकोनॉमी, राइट। एक ऐसी इकोनॉमी थी। अब एक ऐसी इकोनॉमी का क्या मतलब है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट पॉपुलेशन जो है रूरल बेस्ड थी, एग्रीकल्चर वर्क में एंगेज थी और सेल्फ कंटेन्ड थी, मतलब इतना ज़रूर प्रोड्यूस कर लेती थी जो सेल्फ कंजप्शन में यूज़ कर लेती थी। तो यहाँ पर बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर एक ऐसी सिचुएशन आई जिसके अंदर हम क्या एक सिचुएशन देखते हैं यहाँ पर, कि आप एक सिचुएशन देखोगे जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रूल करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ ब्रिटिशर्स का रूल स्टार्ट हो जाता है। रूल करने के बाद आपको पता है हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या हुई है, डिस्ट्रॉय, ठीक है। हमारी इंडियन इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई है। अब इंडियन इकोनॉमी जो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुई है, अब देखो डिस्ट्रॉय क्या क्या हुआ है इंडियन इकोनॉमी में, यही कुछ फीचर्स रहेंगे, टॉपिक रहेंगे जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली इम्पैक्ट पड़ा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे। किस पे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे, राइट। सेकंड जो हम आगे इसमें डिस्कस करने वाले हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। आप इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट देखेंगे, जो एक्सप्लॉयटेशन किया गया है बाय द ब्रिटिशर्स वो इम्पैक्ट कर रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी, राइट। नेक्स्ट आप फॉरेन ट्रेड में भी इसको देखेंगे कि हमारा फॉरेन ट्रेड जो है कंट्री का वो कैसे इम्पैक्ट हुआ है, फॉरेन ट्रेड। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और इसी के साथ आप इसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी देखेंगे, ठीक है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो ये आगे टॉपिक जो है हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे, पहले ओवरऑल फीचर्स से। ओवरऑल फीचर्स के बाद जो है आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया है इन चीज़ों को, इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा, राइट। चलिए, तो ये चैप्टर आपका आई थिंक 3 to 4 वीडियोज़ में कवर हो जाएगा। तो आज हम फर्स्ट पार्ट जो इसका डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है वो है ओवरऑल फीचर्स। ओवरऑल फीचर्स, राइट। ओवरऑल फीचर्स में फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को बेसिकली हम लोग स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते थे। अब क्या होती है ये इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर आपको कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, नो ग्रोथ और लिटिल ग्रोथ, हम ये चीज़ कह सकते हैं, राइट। आप इसको इन शॉर्ट ये बोलो, नो ग्रोथ, नो ग्रोथ, और वी कैन से वेरी लिटिल ग्रोथ। कोई भी ऐसी कंट्री जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही हो या जिसमें ऐसी ग्रोथ हो जो ना के बराबर हो, जो आपको बहुत ही लिटिल ग्रोथ जो है शो करती है, तो ऐसी इकोनॉमी को आप स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर चीज़ें हैं क्या, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने देखो जो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है यहाँ पर डाउन चला जाता है। जैसे हम
पेंडेमिक्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या शो कर रहा है कि आप वर्किंग में नहीं हो, अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करेगा, तो आपकी इकॉनमी बैकवर्ड होती चली जाएगी। और जैसे ही इकॉनमी बैकवर्ड होती है तो हम उसको नाम देते हैं एक स्टैग्नेंट इकॉनमी का नाम देते हैं, क्योंकि हम उसकी ग्रोथ को मेज़र कर रहे हैं और वो ग्रोथ आपको शो नहीं हो रहा है वहाँ पर, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड इकॉनमी। बैकवर्ड इकॉनमी, अब बैकवर्ड इकॉनमी की अगर आप बात करें तो बैकवर्ड इकॉनमी को आप लिख सकते हैं कि एक ऐसी इकॉनमी को कहा जाता है, एन इकॉनमी इज कॉल्ड बैकवर्ड व्हेन इट हैज़ अ वेरी लो पर कैपिटा इनकम, वेरी लो पर कैपिटा इनकम, जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। और आपने ये 9th-10th में सीखा होगा कि हम पर कैपिटा इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हम इसको एवरेज इनकम भी बोलते हैं, ठीक है, हम इसको एवरेज इनकम भी बोलते हैं और पर कैपिटा इनकम भी इसको बोला जाता है। एवरेज इनकम और आप इसको पर कैपिटा इनकम भी बोल सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है एवरेज इनकम को? जो टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री होता है, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपका एवरेज इनकम, और या फिर हम ये कहें कि पर कैपिटा इनकम, कि एक पर्सन की इनकम कितनी है। अगर पर पर्सन इनकम बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारी इकॉनमी बैकवर्ड इकॉनमी है। और उस समय अगर हम बात करते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हमारी बल्क ऑफ द पॉपुलेशन पुअर थी, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट फूड नहीं था, उनके पास क्लॉथ्स नहीं थे, शेल्टर नहीं था, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उसकी वजह से जनरेट होती है पॉवर्टी, और जब पॉवर्टी जनरेट हो रही है इट मीन्स कि आपके पास वर्क नहीं है, आपके पास अर्निंग नहीं है, और वो आपकी इकॉनमी को बैकवर्ड इकॉनमी में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड बैकवर्ड इकॉनमी। तो आपको दो चीज़ें जो है ध्यान रखनी है, एक आपका क्या है स्टैग्नेंट इकॉनमी, दोनों में फ़र्क है। स्टैग्नेंट इकॉनमी अलग है, बैकवर्ड इकॉनमी अलग है। स्टैग्नेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं जब बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, लिटिल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है, और बैकवर्ड इकॉनमी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपकी पर कैपिटा इनकम लो हो गई है, वेरी लो पर कैपिटा इनकम। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट इज डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर का क्या मीनिंग होता है कि हमारे यहाँ पर डोमिनेंट नेचर में एग्रीकल्चर सेक्टर था, ठीक है। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारी 72% पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 72% पॉपुलेशन वर्किंग में है। कहाँ पर? प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में वर्किंग में है, मतलब यहाँ हम इसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर भी हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग लगे हुए हैं। अब कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर का आ रहा था जीडीपी में सिर्फ 50% आ रहा था। देखो 72% लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन जो यहाँ पर आपकी जीडीपी है, जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो सिर्फ 50% आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ शो कर रहा है कि लोग तो ज़्यादा लगे हुए हैं लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम आ रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर हमारी इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट कर रहा है, कि इंडिकेट कर रहा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर कंट्री की बहुत कम है। इस सेक्टर की बैकवर्डनेस को रिप्रेजेंट करते हुए ये उसकी लो प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। और जब प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? आपकी जीडीपी पे पड़ता है। इट मीन्स कि आपकी जीडीपी जो है वो डाउन जा रही है। तो इन शॉर्ट है क्या, एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में लोग तो ज़्यादा एंगेज्ड हैं लेकिन आपको वहाँ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। दैट इज़ कॉल्ड डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा ब्लैक इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, राइट, यहाँ से अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें तो ब्रिटिशर्स देखिए रूल कर रहे हैं यहाँ पर। पहले हमारे यहाँ क्या था, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस था,
ठीक है, आप भी जानते हैं कि हैंडीक्राफ्ट का बिज़नेस यहाँ इंडिया में फेमस था। अब इंडिया में जब हैंडीक्राफ्ट का बिज़नेस चल रहा था और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रूल करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने सबसे पहले हमारे हैंडीक्राफ्ट के बिज़नेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जैसे ही हमारा हैंडीक्राफ्ट का बिज़नेस डिस्ट्रॉय हुआ, तो इसका मेन रीज़न क्या था, एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी जिसको डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ठीक है, अब ये पॉलिसी क्या होती है ये हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी आप इतना याद रखें कि एक पॉलिसी थी जिसका नाम था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। अब अगर हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो चल रही थी। मतलब जो इंडिया में बेसिकली इंडस्ट्रीज थी, या तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी या फिर वो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी। यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज चल रही थी, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी हैवी इंडस्ट्री नहीं थी, राइट। यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं थी, या फिर हम कहें कि यहाँ पर कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। ठीक है, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर नहीं थी। अब जब ये इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर नहीं है, तो मतलब क्या है, जो है डिपेंड करते हैं कैपिटल गुड्स के लिए, हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनको ब्रिटेन से, तो हम ब्रिटेन के ऊपर जो है वो डिपेंड थे। हम ब्रिटेन से इन चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं, और जब ब्रिटेन से अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा BOP जो है नेगेटिव हो जाता है। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर आप आगे पढ़ेंगे, तो वो कहना क्या चाहता है कि हम लोग इंपोर्ट हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, किससे, इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट हो जाएगा, और जो हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। तो यहाँ पर ब्लिक इंडस्ट्रियलाइजेशन को ये शो करता है। तो उस समय जब कंट्री आज़ाद हुआ तो एक कंडीशन ऐसी शो की गई थी। अब एक फीचर और क्या कहता है यहाँ पर, फिफ्थ फीचर की अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल इकोनॉमी हमारी कैसी थी, हैवी डिपेंडेंस, राइट। हम बात कर रहे हैं हैवी डिपेंडेंस ऑफ इंपोर्ट। हम इंपोर्ट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड किया करते थे। क्यों? क्योंकि देखो, जो चीज़ हमारे पास नहीं है तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हमें रिक्वायरमेंट तो है उन चीज़ों की। कंट्री जो है डिपेंड करती थी बेसिकली मशीनरीज़ के लिए। ठीक है, मशीनरीज हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, और मशीनरी से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट है तो वो भी हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हमें चाहिए, ये आर्म्ड फोर्स भी अपनी डिफेंस इक्विपमेंट के लिए डिपेंड करती थी फॉरेन इंपोर्ट के ऊपर, हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे। और इवन हमारे पास जो ये स्विंग मशीन है, सिलाई की मशीन, या फिर मेडिसिन है, कैरोसिन ऑयल, आप इनके एग्जांपल ले सकते हैं। कैरोसिन ऑयल का एग्जांपल ले सकते हो, और या फिर आप स्विंग मशीन का एग्जांपल ले सकते हो। ये सब मशीन है। और या फिर अगर हम एग्जांपल ले, इवन अगर हम मेडिसिन का एग्जांपल लेते हैं, तो इन चीज़ों को भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। हम इन बेसिक चीज़ों के लिए भी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे। तो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे, और आपको पता है कि जब हम ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं तो हमारी इकॉनमी जो है वो अनस्टेबल हो जाती है, हमारा इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट हो जाता है। तो ये कंडीशन हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट। तो हैवी डिपेंडेंस था इंपोर्ट के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लिमिटेड अर्बनाइजेशन, 6 पॉइंट है यहाँ पर, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। लिमिटेड अर्बनाइजेशन क्या कहता है, देखिए, अर्बनाइजेशन हिंदी में अगर बात करें तो इसको शहरीकरण बोला जाता है। अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमने सबसे पहले एक पॉइंट देखा कि हमारी 72% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर बेस्ड है, राइट। अगर हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, तो मतलब ये क्या है, रूरल एरिया पे बेस्ड है। ठीक है, रूरल इकोनॉमी है। अगर रूरलाइजेशन ज़्यादा है तो मतलब कि अर्बनाइजेशन नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन बहुत ही लिमिटेड है। और आप ये जानते हैं कि रूरल एरिया में लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होता है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। और जब आपको रूरल इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की अगर अपॉर्चुनिटीज़ अगर नहीं मिलेंगी, और वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम मतलब कम है, आपका सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो डाउन हो जाएंगे। और अगर आपका एक बार सोर्स ऑफ इनकम डाउन चला गया तो वो जनरेट कर देगा आपकी अनएम्प्लॉयमेंट को, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट को वो क्रिएट कर देगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं, लिमिटेड अर्बनाइजेशन है। और इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अर्बन एरिया में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आप वहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस्ड नहीं हैं, आप वहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर में काम कर सकते हैं, तो वहाँ मोर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी। एंड द नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट, ओवरऑल फीचर इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि एक ऐसी इकोनॉमी सेमी फ्यूडल है, मतलब ना तो वो पूरी तरह, ना तो वो फ्यूडल है और ना ही वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। एक ही लाइन में अगर मैं आपको ये समझाऊँ तो ये, इसको आप ये लिख सकते हैं, नीदर
फ्यूडल इकोनॉमी, ठीक है, नीदर फ्यूडल इकोनॉमी नोर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जो आप देखते हैं कि टोटली बेस्ड होती है डिमांड के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होती है, मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल इकोनॉमी। अब ये कैपिटल इकोनॉमी तो है नहीं, और अगर ये चीज़ जो है कैपिटल इकोनॉमी नहीं है तो और ये फ्यूडल इकोनॉमी भी नहीं है। फ्यूडल इकोनॉमी में क्या होता था कि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा डाउन होती है। फ्यूडल इकोनॉमी का मीनिंग होता है कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर आप लैंड सेटलमेंट सिस्टम ज़्यादा चलता है, ठीक है, और जिसके अंदर क्या होता है कि आप किसी की भी लैंड को जो है, जैसे पहले हुआ करता था कि किसी की ज़मीन हथिया लेना और वो अपने नाम करवा लेना, तो ये फ्यूडल इकोनॉमी नहीं थी, सेमी फ्यूडल थी। मतलब यहाँ एक सिस्टम चल रहा था जो कि टोटली फ्यूडल नहीं था, लेकिन एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर लैंड सेटलमेंट सिस्टम अभी भी चल रहा था, जो चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो उस समय अगर बात करते हैं तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी आपकी चल रही थी, जो टोटली हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रही थी। तो ये कुछ सिस्टम था जो हमने देखा कि उस समय हमें एक इकोनॉमी मिली, और वो इकोनॉमी कैसी थी। आई होप आप सबको ये जो है क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसी इकोनॉमी को इम्प्रूव किया है, उस समय कंडीशन क्या थी, और आज कंपेयर करके देख सकते हैं कि आज कंडीशन क्या है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। हमने ओवरऑल फीचर्स जो है वो डिस्कस किए हैं यहाँ पर। फर्स्ट फीचर जो यहाँ पर था आपका, वो था स्टैग्नेंट इकोनॉमी का, ठीक है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जो ग्रोथ शो नहीं कर रही है। आफ्टर देन हमने ये बैकवर्ड इकोनॉमी देखी है। बैकवर्ड इकोनॉमी रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसी इकोनॉमी को जहाँ पर आपको लो पर कैपिटा इनकम देखने को मिलेगी। आफ्टर दैट हमने एवरेज इनकम देखा। एवरेज इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। फिर डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर की, हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा बेस्ड हैं तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं आ रही है, प्रोडक्टिविटी लो है तो जीडीपी लो और बैकवर्डनेस का शो करता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लैक इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपका हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, ये चीज़ हमने डिस्कस की है। फिर हम देख रहे हैं कि हम बेसिक चीज़ों के लिए भी इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारी कंट्री में ग्रोथ नहीं है, शहरीकरण बहुत कम है, रूरल बेस्ड इकोनॉमी है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही है। एंड द नेक्स्ट इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, जो ना तो फ्यूडल है और ना ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो ये एक ओवरऑल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इंडियन इकोनॉमी के ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज आप इतना ही करेंगे, और बाकी के टॉपिक्स जो हैं, कुछ एक टॉपिक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।